बोर्ड एग्जाम में सिर्फ अच्छा लिखने वाले को मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स मिलते हैं अच्छा प्रेजेंट करने वाले को। आपने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैंने सब कुछ लिखा था लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम रह गए। एग्जामिनर की कॉपी को चेक करने की स्पीड 10 से 15 सेकंड पर पेज की होती है और इतने टाइम में अगर आपका जो आंसर है वो उसको समझ में आ जाता है तब तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर उसको जरा भी दिक्कत हुई समझने में तो आपके मार्क्स कटना तय है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉपर्स वाली आंसर राइटिंग के सीक्रेट्स बताने वाला हूं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जितने भी आने वाले थे उससे बहुत ज्यादा बढ़ के आएंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एग्जामिनर भी एक इंसान है, उसको भी 100 से 200 कॉपी चेक करने का प्रेशर होता है उसके माइंड पर, और ऐसे में वो ये चाहता है कि हर एक आंसर उसको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल करके आता है कि आखिर एग्जामिनर को अपनी कॉपी से कैसे इंप्रेस करें, क्योंकि एग्जामिनर हमें नहीं देख रहा, वो केवल हमारी कॉपी को देख रहा होता है। तो इसके लिए आपको 3 मेन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर राइटिंग करके। दूसरी बात, जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखो, एक्स्ट्रा स्टोरी लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स और हेडिंग का प्रॉपर यूज करो ताकि एग्जामिनर आपके आंसर को इजीली समझ पाए। कोई एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फोटोसिंथेसिस। अब आपने क्या किया, आपने 2 पेज का आंसर लिख दिया, कोई डायग्राम नहीं बनाया और बिल्कुल सही आंसर लिखा है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर उस 2 पेज के आंसर को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा और हो सकता है आपके मार्क्स को कहीं ना कहीं पर उड़ा दे। और वहीं पर दूसरे साइड में किसी दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया है, कॉन्शियस से एक डेफिनेशन दे दी है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, उसके साथ में एक डायग्राम बना दिया है और जो 3-4 मेन पॉइंट है उनको बुलेट पॉइंट के रूप में लिख दिया है। अब बताओ किसको मार्क्स ज्यादा दिए जाएंगे? जाहिर सी बात है इस दूसरे स्टूडेंट को मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ के मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मार्क्स बढ़ के मिलेंगे का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है उसमें आपको 6 मार्क्स मिल जाए। नहीं, पहले अगर आपको 3 या 2 मार्क्स मिल रहे थे और आपने इस तरीके का आंसर फॉर्मेट किया है तो यकीन मानो 3 या 2 या फिर 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उसमें 1 हमेशा ऐड हो जाएगा, 1-2 नंबर ऐड होके मिलेंगे। तो वो आपकी जो ओवरऑल मार्क्स है ना उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अब आते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पे, जो कि स्टूडेंटों के मन में हमेशा आता रहता है कि आंसर राइटिंग का सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या है। तो हमेशा याद रखो, बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्टों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं लगभग सबका जो आंसर फॉर्मेट होता है वो अलग अलग हो सकता है, बट एक जो कॉमन फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है जो कि हर एक एग्जाम में आप यूज में ले सकते हो। वो सारे एग्जाम जो सब्जेक्टिव होते हैं, एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी का भी सब्जेक्टिव वाला मेंस वाला एग्जाम। तो कॉमन फॉर्मेट क्या है, आपको किसी भी आंसर को 3 मेन पार्टों में तोड़ना होता है। 3 मेन पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट आपका इंट्रो, दूसरा पार्ट हो गया आपका मेन बॉडी और तीसरा पार्ट हो गया आपका कंक्लूजन। लेकिन जो आपका ये बोर्ड का एग्जाम है इसमें आपको कोशिश करनी है कि आपका जो मेन आंसर है उसको 4 मेन पार्टों में तोड़ना है। पहला पार्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट हो गया आपका मेन बॉडी, तीसरा पार्ट हो गया आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा, वो है डायग्राम, एग्जांपल्स या फ्लो चार्ट वाला, और जो चौथा पार्ट हो गया कंक्लूजन। अब चारों पार्टों को कैसे लिखना है एक एक करके आइए आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जो इंट्रोडक्शन है उसको कंसाइज और टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो, और कोशिश ये करो कि 1 से 2 लाइनों में आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको समेट दूँ। दूसरा आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी को थोड़ा ध्यान से समझो। मेन बॉडी जो होता है उसमें आपको 2 डिसीजन, मेन बॉडी जो होता है उसमें आपको डिसीजन लेना होता है कि ये जो मेन बॉडी है ये मैं पॉइंट में आंसर लिखना चाहूंगा या फिर मुझे पैराग्राफ में डिलीवर करना है। तो देखो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है, वहां पर हम पैराग्राफ यूज करते हैं, और जिन क्वेश्चंस में हमें फैक्ट डिलीवर करने होते हैं उन क्वेश्चंस में हम पॉइंटों में आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या पॉलिटिकल साइंस का फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो आप वहां पर पॉइंट में लिख दो, और अगर कोई एक्सप्लेन करना है, क्रिटिसाइज करना है किसी टॉपिक को, या फिर किसी की आलोचना करनी है, समालोचना करनी है, विवेचना करनी है, मतलब ये हिंदी के टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनका जो है आपको पैराग्राफ में लिखना चाहिए, क्योंकि आप इनको पॉइंट में नहीं लिख सकते। और इसके बाद में आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि हमारा डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर एग्जांपल्स। तो देखो डायग्राम क्या होता है, जो भी साइंस का या फिर कोई ज्योग्राफी का इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको जरूरत लगे वहां पर डायग्राम बनाओ ही बनाओ, ठीक है। कोशिश करो साइंस के हर क्वेश्चन में आप डायग्राम चिपका दो, जहां तक बन सकता है बना दो। डायग्राम बनाने के साथ में एक चीज और याद रखो, लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग का मतलब, जैसे आपने एक फूल का फिगर बनाया, किसको हम जो है पंखुड़ी बोलते हैं, किसको हम क्या बोलते हैं, तो जो भी पार्ट है उसके नाम आप वहां पर जरूर लिख करके आओ, इसको बोलते हैं लेबलिंग करना। तो डायग्राम के साथ में आपको लेबलिंग करनी है। कुछ चीज़ों के केवल आपको इमेज बनाने होते हैं, फिगर बनाने होते हैं, तो वो भी आप बनाओ। देन आते हैं फ्लो चार्ट पे। अब फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कम वर्ड में आंसर लिखा है लेकिन फ्लो चार्ट पूरा बना दिया तो आपको मार्क्स पूरा ही मिलेगा।
और ज़्यादातर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन में आता है। तो जिन क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता है वहां पर एग्जाम्पल लिखे बिना क्वेश्चन करके आओगे ना, तो मान के चलो आपका मार्क्स कटने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो एग्जाम्पल आपके जो है परफेक्ट होंगे, एकदम सही होंगे। अगर आंसर गलत भी है तो आपके मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस हैं। देन आते हैं कंक्लूजन पे। जो कंक्लूजन हमारा फोर्थ पार्ट है, ये दोस्तों पूरे क्वेश्चन का एक लाइन में समराइज करना होता है उसको, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कोशिश हमेशा ये करो कि जो आपका कंक्लूजन है वो पॉजिटिव हो। अब आप बोलोगे कि साइंस के क्वेश्चन में या फिर जो बिजनेस स्टडीज हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम कंक्लूजन कैसे लिखें। तो देखो भाई, कंक्लूजन जिस जगह पर जरूरत है वहां पर लिखी जा सकती है, जहां पर आपके माइंडसेट के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन जहां पर केवल आपको फैक्ट लिखने हैं वहां पर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। आपका आंसर उतने में ही, ऊपर के जो 3 पार्ट है उसमें ही काम चल जाएगा। इसी के साथ में एक चीज और, जो अकाउंट्स हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया, इसमें जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पर स्टेप्स लिखना मत भूलना, क्योंकि केवल मेन आंसर पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपने स्टेप्स लिखे हैं या फिर आपने जो स्टेप का यूज किया है उस क्वेश्चन के आंसर को लाने में, उन पर भी मार्क्स मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्टेप मार्किंग होती है। सपोज करो कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का और आपने उसके 4 स्टेप एकदम सही करे और 5वां और 6ठे स्टेप के बाद में जो आंसर आना था वो आपका गलत हो गया, तो मान के चलो आपको 3 या 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर के स्टेप है ही नहीं, या फिर आपने उन स्टेप्स को लिखा तो है लेकिन गलत कर दिया है और केवल मेन आंसर सही है, तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो स्टेप लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो कि हर एक स्टूडेंट लगभग करने लग जाता है कभी ना कभी, तो उससे उसके जो मार्क्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी पर इंपैक्ट पड़ता है। देखो, सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि आप लोग लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हो बिना कोई हेडिंग दिए हुए, बिना कोई उसमें जो है कीवर्ड वगैरह दिए हुए। तो ऐसा मत करो, बल्कि एक सही अप्रोच अपनाओ। सही अप्रोच क्या हो सकती है कि आप किसी भी आंसर की प्रॉपर हेडिंग दो, जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन करो और जितना पूछा जाए बस उतना ही लिखो। मिस्टेक नंबर 2 जो ज्यादातर लोग करने लग जाते हैं वो ये कि वो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने लग जाते हैं। ऐसा करने से बचो, हमेशा जो पूछा गया है उसको लिखो, जितना मेन इंपॉर्टेंट है या जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते चलो। और तीसरी मिस्टेक जो बहुत ज्यादातर लोगों की होती है वो ये कि वो हमेशा एक रफ हैंड राइटिंग लिखते हैं और जो उनका प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ऐसी हैंड राइटिंग लिखनी है। देखो, बहुत ज्यादा सुंदर हैंड राइटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी हैंड राइटिंग लिखनी है जो इजीली रीडेबल हो, एग्जामिनर उसको पढ़ पाए और साफ तरीके से लिखी गई हो। अब बहुत से लोग पूछते हैं कटिंग करना है कि नहीं करना है, तो भाई अगर गलत हो जाएगा तो आप कटिंग तो करोगे ही ना। कटिंग का कोई ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपने पूरी की पूरी कॉपी ही गलत लिख रखी है तो भाई साहब इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बाकी कभी भी कोई एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि बच्चे ने कॉपी में बहुत सारी कटिंग करी है तो मैं इसको नंबर काट के दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी थाली में खाना परोसा जाएगा, अगर वो दिखने में अच्छा नहीं लगा तो वो खाने से पहले ही माइंड पर एक इम्पैक्ट डाल देता है कि यार हो सकता है खाना अच्छा ना हो। तो वही चीज़ एग्जामिनर के माइंड पर जाता है। सो कोशिश करो कि कटिंग करने से बचना है, लेकिन अगर कटिंग कहीं पर करने की जरूरत पड़ रही है तो उसे काटने से मत भूलो। ठीक है, एक सिंगल लाइन में काट दो, क्या फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉपर्स के द्वारा यूज की जाने वाली सीक्रेट टिप्स की, जो कि वो हर अपने एक सब्जेक्ट में अलग तरीके से यूज करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। साइंस और ज्योग्राफी के एग्जाम में वो लोग कोई भी आंसर बिना लेबलिंग के और बिना डायग्राम के नहीं लिख करके आते हैं। तो आपको याद रखना है, आप जब भी साइंस का कोई क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें वहां पर डायग्राम और लेबल प्रॉपर करके आए। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे जो एग्जाम होते हैं, इसमें जो भी टॉपर्स होते हैं वो डेट्स को या फिर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको अंडरलाइन करते हैं या फिर उसको एक कीवर्ड की तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो कि आप नहीं करके आते हैं तो आपके मार्क्स जो होते हैं वो डूब जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश के जैसे लिटरेचर एग्जाम में जो टॉपर्स होते हैं वो मेन हाईलाइट जो वर्ड होते हैं या कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी की पूरी कॉपी को एकदम हाईलाइटेड बना दें। मैथ्स और अकाउंट के एग्जाम में आपको सही स्टेप लिख करके आने हैं, क्योंकि जो मार्किंग होती है वो स्टेप मार्किंग होती है। आप केवल सही आंसर लिख के आ जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बल्कि जो स्टेप्स हैं वो अगर आप सही लिख करके आते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर सभी टॉपर्स यही करते हैं कि जो जो स्टेप वो यूज करते हैं वो लिखते जाते हैं। और बात करें अगर बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स की, तो टॉपर्स क्या करते हैं कि वो केस स्टडीज में डायरेक्ट आंसर लिखने की जगह वो एग्जांपल दे करके शुरू करते हैं, जिससे कि उनका आंसर काफी ज्यादा वजनदार हो जाता है और मार्क्स प्रॉपर बढ़िया मिलता है। इसके साथ में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। बोनस टिप ये कि अब देखो, हर एक एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको 25 से 25 क्वेश्चन आते हो, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आते हो। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसमें पैनिक मत करो। आप सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं, देन आप जो क्वेश्चन नहीं आते उनको भी अटेम्प्ट करो। लेकिन कैसे करोगे? देखो, उस क्वेश्चन के अराउंड में आपको क्या आता है
आप उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिख करके चले आओ। यकीन मानो अगर वो क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का था और आपको बिल्कुल भी उसका आंसर नहीं आता, लेकिन अगर आपने उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक लिख दिया है तो आपको कहीं ना कहीं 2 या 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, और ये भाई आपके मार्क्स बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, है ना। दोस्तों याद रखो, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ नॉलेज से ही मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है इस पर भी मार्क्स डिपेंड करता है। आपको मैंने जो भी टिप्स बताए, अगर आप आंसर लिखते समय इनको ध्यान रखोगे तो आई गारंटेड आपके मार्क्स हमेशा बढ़ के मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरा कौन सा टिप आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस बनाऊं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ध्यान रखो, तुम कर सकते हो, तुम टॉपर बन सकते हो।